गुड मॉर्निंग। माँ शारदे के चरणों में सादर नमन। आज एक बार फिर मौका मिला है आपसे रूबरू होने का और तैयारी के विषय में कुछ बातें करने का। देखो, आज एक पेरेंट्स का फ़ोन आया कि सर मेरा बच्चा 10+2 में अभी है और वो चाहता है यूपीएससी की तैयारी करना आईएएस बनने के लिए। वो अपना समय इधर उधर इंजीनियरिंग में, तैयारी में, इसमें व्यस्त बर्बाद नहीं करना चाहता है। जो प्लीज़ इसको ले लीजिए आप और इसको तैयारी करवाइए। देखो, अभी बहुत अर्ली है, बात समझिए। चाहे आप पेरेंट्स हैं, मैं समझ सकता हूँ एक पेरेंट्स के साथ क्या होता है। वो पेरेंट्स चाहते हैं कि जितना जल्दी बच्चे को लगा दे करियर में और मैं छुट्टी बस। बात समझिए कि होता क्या है ना कि अभी बच्चा जब 10+2 में है, अभी उसको यूपीएससी और बीपीएससी के लिए प्रेशर मत बनाइए। कोचिंग वाले तो हम लोग चाहेंगे कि आप जितना जल्दी बच्चे को दे दीजिए, हम 5 ईयर कोर्स में डाल देंगे और आपसे पैसे कमा लेंगे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर जेन्युइनली अगर बात देखा जाए तो अभी बच्चे को पहले से अच्छे से 10+2 करने दीजिए। और 10+2 के बाद पार्ट 1, अभी जैसे ही बच्चा कोई ग्रेजुएशन में जाता है तो ग्रेजुएशन में तो अभी कॉलेज कहते हैं ना, कॉलेज में जाने के बाद नॉलेज होता है। पहले से तो ढका होता है, नॉलेज ही ढका होता है। कॉलेज में जाने के बाद ही नॉलेज होता था। तो कम से कम कॉलेज में उसको पार्ट 1 में पढ़ने दीजिए, पार्ट 1 पढ़ने दीजिए और पार्ट 2 से आप सीरियस होइए उस बच्चे के प्रति कि क्या करना है। और यूपीएससी की तैयारी हो या बीपीएससी की तैयारी हो, 2 साल बहुत है सर, 2 ईयर बहुत है। तो जैसे बच्चा पार्ट 2 में जाए, उस बच्चे को आप या तो बीपीएससी की तरफ मोड़िए या यूपीएससी की तरफ मोड़िए, बाटेवर। और देखो, एक चीज़ और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बच्चा चाहता है यूपीएससी करना तो बच्चे को पहले अभी यूपीएससी करने दीजिए। चूँकि बच्चे का एज अभी ज़्यादा नहीं है और बच्चा यूपीएससी करना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती बीपीएससी की तरफ मत धक्का दीजिए। लोग बोलते हैं बीपीएससी यूपीएससी तैयारी करेगा, साथ साथ करेगा। साथ साथ क्या होता है? और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आता है या बहुत सारे कैंडिडेट जब इंक्वायरी के लिए आते हैं तो कभी कभी मैं सुनता हूँ बैठा बैठा बोलते हैं यूपीएससी तैयारी करना है और बीपीएससी का भी तैयारी करना है। तो क्या आप 2 बैच में तैयारी करोगे? दोनों बैच में बैठोगे? यूपीएससी का सिलेबस अलग है, बीपीएससी का सिलेबस अलग है। हाँ, 40% चीज़ें जो सब्जेक्ट है वो मिलता है एक दूसरे के साथ। जैसे बीपीएससी में आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही वो सिंक्रोनाइज है। यूपीएससी में जो पढ़ना है वो अलग है। हिस्ट्री जो बीपीएससी का है वो अलग है। यूपीएससी का हिस्ट्री सेम है, बट उसका जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वो चेंज हो जाता है। अगर इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो आप यूपीएससी में और बीपीएससी में इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, प्रीलिम्स में बहुत अंतर हो जाता है। दोनों का क्वेश्चन का पैटर्न आप देखें, बीपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न प्रीलिम्स का और यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न देखें, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इतना तो कह देना कि देखो जी यूपीएससी बीपीएससी के साथ में तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा टुक्का लग ही जाएगा, एक गलत हो जाएगा स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, यूपीएससी की तैयारी और बीपीएससी की तैयारी दोनों एक साथ नहीं है। हाँ, इतना है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो तबीयत के साथ 3 अटेम्प्ट आप पहले दो, 3 अटेम्प्ट तबीयत के साथ दो। कोई बोले भी कि बीपीएससी का फॉर्म भर दो, आप मत भरना। बाबूजी भी बोले ना, भैया जी भी बोले, चाचा जी भी, मौसा जी, कोई बोले कि देखो जी तुम यूपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी का भी फॉर्म भर दो, मत भरना। 3 साल पहले तबीयत के साथ आप यूपीएससी फेस करो। 3 साल के बाद अगर नहीं होता है सिलेक्शन, कहीं नहीं जा रहा है बीपीएससी, स्टेट पीसीएस तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा है, भर दो ना जी। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जेपीएससी है, जो मना है, जहाँ जाना जाओ। बट अगर अच्छे से आपने यूपीएससी की तैयारी करा, कंसंट्रेट होकर के, फोकस करके, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि सर यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करना है, किधर भी नहीं रहोगे। 2 पैर नाव पे पैर रखोगे ना, किधर भी नहीं रहोगे। और देखो, पेरेंट्स को ज़्यादा मालूम नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स को बताओगे, पेरेंट्स तो वो करने के लिए तैयार है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, हर बच्चे। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का करियर ख़राब हो जाए। अब बच्चे पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, अब पेरेंट्स हर बार देते हैं। कहता है ना, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स का जो एटीएम है वो लो बैलेंस बोलेगा लेकिन नो बैलेंस नहीं बोलेगा। जब भी मांगिएगा, अगर 10,000 मांगिएगा तो वो 10,000 हो सकता ना दें, 9,000 दें, 8,000 दें। क्योंकि एक पेरेंट्स के पास बहुत सारी लाइबिलिटी होती है। अगर पेरेंट्स के पॉकेट में 100 रुपीज़ है तो बच्चे को तो दिख रहा है कि वो 100 रुपीज़ है, बट वो 100 रुपीज़ किस किस काम के लिए है, वो कहाँ कहाँ खर्च होना है, वो घर के मुखिया को मालूम होता है बच्चे। तो हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा कम से कम बताए तो करना क्या है। और सबसे बड़ा पेरेंट्स का
टेंशन आज के डेट में या सबसे बड़ा लायबिलिटी क्या है पता है? उसके बच्चे जल्दी से जल्दी स्टैंड हो जाए और क्या करना चाहता है करियर में अपना, वो जल्दी से डिसीजन ले लें। और यहाँ तो बच्चे हैं, कभी बोलता है फैशन टेक्नोलॉजी करेंगे, कभी आईटी में जाएंगे, कभी इंजीनियर बनेंगे, कभी मेडिकल करेंगे, कभी किसी और फील्ड में जाएंगे, कभी एसएससी करेंगे। गार्जियन कितना पैसा बर्बाद करेगा, कहाँ कहाँ पैसा देगा। जैसे ही बच्चा 10+2 करके निकलता है, मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग एकदम आँख बंद करके पकड़ लेता है, जैसे कि उस रास्ते से होकर गुजरना ज़रूरी है। 3-4 लाख रुपए तो वहीं पे खर्च हो जाते हैं 10+2 करने के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग में ही। और बहुत थोड़े बच्चे आईआईटी कर पाते हैं, बहुत थोड़े बच्चे मेडिकल में जा पाते हैं, बाकी सारे बच्चे फिर सिंपल ग्रेजुएट की तरफ जाते हैं। और जब तक डिसीजन लेते हैं क्या करना है, तब तक 4 साल 5 साल उनका बर्बाद हो चुका होता है। पटना से लेके, कोटा से लेके, दिल्ली से लेके, वाराणसी से, हर जगह, और लास्ट में वो सिविल सर्विस के गले में आते हैं। तो बच्चा इतना टर्निंग पॉइंट, इतना टर्न क्यों करना? जो भी करना है लाइफ में आफ्टर 10+2, जैसे आप बीए पार्ट 1 में या बीएससी पार्ट 1 में आते हो, 1 साल आराम से आप पेशेंस रख करके सोचो क्या करना है। और अगर आपको सिविल सर्विस की तरफ जाना है तो उसमें भी नहीं हड़बड़ाना है, हड़बड़ाना नहीं है, कतन हड़बड़ी के काम ये नहीं है। बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए सिविल सर्विस में। तो 1 साल आराम से एनसीईआरटी को दो, बीए पार्ट 1 में जब तक हो आप पूरी तरह से एनसीईआरटी का जो 15 बुक है, 6 से लेकर 12 तक वो लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन 6 से लेकर 12 तक लोगों से पूछो कितना बुक है, बहुत सारा बुक है, 78 बुक है, नहीं पढ़ पाएंगे। 20 बुक उसमें से छांट लीजिए जो यूपी से तैयारी करते हैं, और 15 बुक वो छांट लो जो बीपी से तैयारी करते हैं। इतना ही पढ़ना है। तो आप पार्ट 1 पूरी अच्छे तरह से एनसीईआरटी पे बेस बना लो, और उसके बाद ही किसी कोचिंग में ज्वाइन करो। और अगर लगता है कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोचिंग ज्वाइन करो। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे का जो रिजल्ट आता है यूपीसी का, बीपीसी, देखिए कर रहे हैं, खुद से चीज़ों को कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना समय इधर उधर बर्बाद करें। आप कंसंट्रेट होकर के, कोचिंग क्या करता है पता है? कोचिंग करता है शुरू में बेस लेने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और वो भी कोचिंग 1 साल बहुत है, 1 ईयर बहुत है। 1 ईयर से ज़्यादा प्रोग्राम में इनरोल मत होना। हम जैसे कोचिंग वाले पैसे तो कमा लेंगे आपसे, बट आपका यूटिलाइजेशन सही रूप में सिर्फ 1 साल ही है। तो 1 साल में कोचिंग से जितना ले सकते हो, हमसे जितना ले सकते हो, या कहीं और से जितना ले सकते हो, उतना आप लो। और उसके बाद सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मेंस का, आंसर राइटिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीलिम्स का, इस तरह से करके आगे बढ़ो। तो पेरेंट्स पैसा देना चाहते हैं बच्चे को, बट बच्चे क्लियर नहीं करना किधर चाहते हैं करियर अपना। अब जो टॉप कर जाते हैं, जो टॉपर हैं, ओम जो टॉप किया इन्होंने इस बार, इन्होंने भी आईआईटी करा, तैयारी करा आईआईटी का, खूब मेहनत करा, बहुत साधारण घर से हैं, और आईआईटी में गए। आईआईटी पढ़ने के बाद इनका भी प्लेसमेंट हुआ, बट इनको नहीं लग रहा था कि क्या करें ना करें। इन्होंने सोचा आईआईटी दुनिया बोल रही है बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, हम भी कर लेते हैं आईआईटी। जब आईआईटी हुआ, इनका प्लेसमेंट हुआ, तो प्लेसमेंट में भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि क्या करना है, नहीं करना है, प्राइवेट जॉब, ये है वो है, प्रेशर, टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, ईयरली टारगेट, JFM, OND, है ना, जो होता है बेसिकली। फिर लगता है कि लाइफ जीवन यही है क्या। उसके बाद फिर उन्होंने 2017 में सिविल सर्विस में आने का मन बनाया। उसके बाद 2018 में फॉर्म भी भरा बीपीएससी का। उसके बाद साथ साथ यूपीएससी का भी इन्होंने तैयारी करा। यूपीएससी में 2019 में इनका हो गया, इन्होंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया। इंटरव्यू में कुछ नंबर कम था इनका, इस वजह से इनका फाइनल सिलेक्शन में नहीं हो पाया। बट उसके बाद 2020 में दिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुद से लग गए हैं, और लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद 2020 में अभी इनका मेंस हो गया है, फिर अभी इंटरव्यू देने जाएंगे। तो पैंडमिक की वजह से इंटरव्यू ने अभी यूपीएससी ने रोका हुआ है। इतना में ही इनका बीपीएससी का रिजल्ट आ गया, फाइनल हो गया। तो देखो, जो कंसंट्रेट जो होता है ना बंदा अपने गोल पे, उसको तो कुछ बातें डिगा नहीं सकती। उसको आप कुछ भी बोल दो, उसको पता है कि क्या करना है, और अपना स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप डिसाइड कर रखा है उन्होंने। एक शतरंज का जो खिलाड़ी होता है ना बच्चा, शतरंज का खिलाड़ी, तो 4 घर वो आगे सोच के चलता है, 4 घर आगे सोच के, जो विनर होता है। और आपको एज ए स्टूडेंट भी 4 घर आगे सोच के चलना पड़ेगा। कैसे कैसे करियर आपका टर्निंग पॉइंट लेगा, कब कौन सा टर्निंग पे क्या करना है, कौन सा स्टेप उठाना है। अदरवाइज इस कन्फ्यूजन जो देख रहे हो ना, भरा पड़ा है,
लोग यहाँ से पटना से लेके दिल्ली से लेके मुखर्जी नगर तक जब एक सीधा साधा स्टूडेंट जाता है यहाँ पे तैयारी करने के लिए तो उसको कुछ बुझाता नहीं है, कौन सा बिल्डिंग में घुसें, कौन सा बिल्डिंग मेरा कल्याण करेगा, ये बिल्डिंग वाला कोचिंग वाला करेगा कि ये कोचिंग वाला करेगा। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। जब जहाँ कन्फ्यूजन लगे एक कदम बैक लो। कहता है ना कि सिकंदर वही है, विजेता वही है जो दौड़ने के पहले एक कदम बैक लेता है। तो एक कदम बैक लो और बैक करके बैठ के सोचो करना क्या है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें सिविल सर्विस की तरफ जाना है तो 10+2 के बाद पार्ट 1 अच्छे से पहले NCERT बेस बना लो और उसके बाद पार्ट 2 से करो ना जी। फिर तो आपका रास्ता इतना स्मूथ, इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा वाह। तो जो चीज़ें हैं ना, और अभी से अगर आपका नीचे क्लास के हो, मान के चलो कोई 10th में है, कोई 9th में है और उसको आगे सोच रखा है कि हमें सिविल सर्विस में जाना है, BPSC या UPSC या व्हाटएवर, हमको सिविल सर्विस में जाना है, तो वो बच्चे 8 क्लास से लेकर के अलर्ट हो जाओ। हम नहीं कहेंगे 6 क्लास से NCERT पढ़ो, 6 क्लास का NCERT ठीक है बट बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो थोड़ी सी भी समझदारी है तो 8 क्लास से पकड़ो और 12 तक कंप्लीट करो। तो अगर आप 8-9 में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आप चाहते हो भविष्य में सिविल सर्विस की तरफ जाना, तो आप अभी से अलर्ट हो जाओ और एक एक NCERT को, अब NCERT में जो हिस्ट्री का जो NCERT है उसको बहुत अच्छे से, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से कर लो। और अर्जुन देव वाली विश्व इतिहास को, जो BPSC में एग्जाम देने वाले हैं उनको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, UPSC वाले को विश्व इतिहास पढ़ना है, लेकिन BPSC वाले को विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। और अगर जो ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक विषय हिस्ट्री रखते हैं तो उनको तो विश्व इतिहास भी पढ़ना है। अर्जुन देव राइटर है उनका। तो हिस्ट्री का अच्छे से कंप्लीट कर लो। पॉलिटी का 3 बुक है, एक बुक उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एट बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके अलावा जो 2 बुक और है 11 का, वो अच्छे से कंप्लीट करो, 11 और 12 का। ज्योग्राफी का क्लास 8 ओल्ड वाली NCERT और 11 एंड 12 का 2-2 बुक। जो प्रैक्टिकल वाली बुक है वो वाली छोड़ दो, है ना। तो 5 बुक हो गया ज्योग्राफी का, एक बुक 11th क्लास का इंडियन इकोनॉमी का। साइंस का बुक आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, एक 12 का खाली साइंस का बुक आप छूइए, बायोलॉजी का 12th क्लास का। वो आपको इन्वायरमेंट में भी काम देगा, इकोलॉजी में काम देगा, बायोडाइवर्सिटी में काम देगा और बायोलॉजी में भी काम देगा। तो किताब तो बहुत आसान है। तो आप ये सब बुक को हल्के मत लीजिए और अभी से आप रणनीति बना करके रेडी रहिए, फिर देखिए आपका काम कितना आसान हो जाता है स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।